सुप्रभात सभी को। जैसा कि आपको पता है, सत्र 2022-23 के लिए केंद्रीय विद्यालय में नामांकन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आज हम लोग उपस्थित हैं एक बहुत ही उपयोगी वीडियो लेके। इस वीडियो की खासियत है कि जितनी भी जानकारियाँ चाहिए नामांकन हेतु, वो सारी सूचनाएं इसमें सम्मिलित की गई है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा प्रथम में केंद्रीय विद्यालय में नामांकन में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम इन केवीएस का प्रारंभ एवं आयु सीमा का परिवर्तन। तो बने रहिए और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कक्षा 1 से 10 तक क्या क्या संशोधन किया गया है और क्या क्या मुख्य जानकारियां हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग जो देखेंगे वीडियो के अंत तक क्या क्या जानकारी मिलेगी, उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ है। आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन। आवेदन की तिथि, आवेदन हेतु उम्र, आयु एवं संबंधित जन्म वर्ष, मतलब बच्चे किस वर्ष में जन्मे हुए, कौन से क्लास के लिए अप्लीकेबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। आवेदन हेतु ऑफिशियल वेबसाइट एवं मोबाइल एप्लीकेशन लिंक। सिंगल गर्ल चाइल्ड से आशय, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम इन केवीएस, आरटीई सीटे एवं प्रावधान। आरटीई का राइट टू एजुकेशन, सेवा श्रेणी से आशय, सर्विस कैटेगरी और सेवा श्रेणी का क्रम, एमपी कोटा, छात्रावास सुविधा, हॉस्टल फैसिलिटी और बहुत सारी जानकारियाँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आवेदन ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है। जैसा कि आपको पता है, विगत 5 वर्ष, पिछले 5 वर्ष पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन जो नामांकन प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता एवं जल्दी से नामांकन करने के लिए उसने ओला ऑनलाइन ओला डैशबोर्ड का इजाद किया था। और आज ये छठा वर्ष है और शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए पुनः पिछले वर्ष जैसा ही कक्षा 1 के लिए ही केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जाना है। कक्षा 1 के लिए जो अप्लाई किया जाएगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो तिथि है 28 फरवरी 2022 से सुबह 10 बजे से लेके 21 मार्च 2022 तक 7 बजे शाम तक किया जा सकेगा। कक्षा 2 एवं 2 से ऊपर की कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश के लिए पंजीकरण। दिनांक 8 अप्रैल 2022 से 8 बजे से दिनांक 16 अप्रैल 2022 शाम 4 बजे तक ऑफलाइन मोड द्वारा किया जा सकेगा। ऑफलाइन मोड का मतलब है कि आप जिस केंद्रीय विद्यालय में नामांकन लेना चाहते हैं उस केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर जाइए और वहां से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए। वहां सबसे पहले आपको वैकेंसी देखनी होती है कि वैकेंसी है या नहीं। तो वैकेंसी के संदर्भ में क्या है कि नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 8 अप्रैल से, और जो संबंधित विद्यालय है उसका वेबसाइट देखते रहें या वहां संपर्क करें। जो आमतौर पे वैकेंसी होती है क्लास 2 ऑनवर्ड्स कि किस क्लास में सीट खाली है या नहीं है, वो मार्च के तीसरे सप्ताह में संबंधित विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाता है। आप अपनी सुविधा अनुसार विद्यालय विजिट कर सकते हैं। कोई असुविधा हो वेबसाइट ढूंढने में तो आप टेक्स्ट मैसेज या कमेंट करेंगे, हम लोग उस मैं या मेरी टीम उसकी जवाब देने की कोशिश करेगी। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। आवेदन हेतु उम्र, आयु एवं संबंधित जन्म वर्ष। जो सबसे ज़्यादा परिवर्तन किया गया है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे देश में लागू हो चुकी है, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन पर जोर दे रही है। इसी कारण से कक्षा 1 का जो पूर्व में आयु सीमा 5 से 7 वर्ष था, वह अब 6 वर्ष से 8 वर्ष हो गया है। पहले यह आयु सीमा जो होती थी वह कक्षा 2 के लिए होती थी, अब कक्षा 1 एवं 2 के लिए इस वर्ष दोनों के लिए कक्षा 1 एवं 2 के लिए आयु सीमा जो है न्यूनतम 6 वर्ष और अधिकतम 8 वर्ष कर दिया गया है। और इसमें आयु की गणना करनी होगी तो आप देख सकते हैं कि यदि आपके यहाँ आपके बच्चे जो है 31 मार्च 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच जन्मे हुए हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही कक्षा 3 के लिए न्यूनतम आयु 7 वर्ष और अधिकतम आयु 9 वर्ष।
और आयु वर्ग ढूँढना हो तो 31 मार्च 2013 से 31 मार्च 2015 के बीच जन्म लिए हुए बच्चे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही कक्षा 4 के लिए न्यूनतम आयु 8 वर्ष और अधिकतम आयु 10 वर्ष निर्धारित है। कक्षा 5 के लिए न्यूनतम आयु 9 वर्ष और अधिकतम आयु 11 वर्ष। कक्षा 6 के लिए न्यूनतम आयु 10 वर्ष और अधिकतम आयु 12 वर्ष। कक्षा 7 के लिए न्यूनतम आयु 11 वर्ष और अधिकतम आयु 13 वर्ष। कक्षा 8 के लिए न्यूनतम आयु 12 वर्ष और अधिकतम आयु 14 वर्ष। कक्षा 9 के लिए न्यूनतम आयु 13 वर्ष और अधिकतम आयु 15 वर्ष। ये आयु गणना के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ आप केंद्रीय विद्यालय के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो अप्लाई करने का एड्रेस है और ये उम्र गणना, ये सारी जानकारी, दस्तावेज संबंधी जानकारी, बहुत सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो क्लास 1 है, केवल उसी में उम्र का जो प्रारंभिक सीमा है वह चेंज हुआ है और बाकी पिछले वर्ष जैसा ही है। अब अगली कड़ी में देखते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड से आशय। सिंगल गर्ल चाइल्ड से आशय होता है एकमात्र संतान के रूप में पुत्री। कई बार ऐसा होता है जिनके एक बच्चे और एक बच्ची होती है, वो समझते हैं कि मेरी एक पुत्री है और मैं इसमें अप्लाई कर दूंगा। अप्लाई तो रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से नामांकन के लिए आप पात्र नहीं हो जाते हैं और जब डॉक्यूमेंटेशन होता है तो वहाँ आप छट जाते हैं। तो ध्यान देंगे, जिन्हें एक बेटा एक बेटी है वो कंफ्यूज नहीं हो, आप उसके लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए अप्लीकेबल नहीं है। सीटों का जो प्रावधान है, कक्षा 1 में प्रति सेक्शन 2 सीट है, अर्थात यदि आपके पास के विद्यालय में कक्षा 1 में 2 सेक्शन है तो वहाँ 4 सीटें हुई। आप कक्षावार सॉरी आप कक्षा 1 में सेक्शन की गणना कर लेंगे और सेक्शन में प्रति सेक्शन 2 से गुणा कर लेंगे और फिर कक्षा 6 से ऊपर यदि सिंगल गर्ल चाइल्ड का सीट खाली होता है किसी कारणवश, तो वहाँ पे प्रति कक्षा 2 सीटों पर नामांकन किया जा सकता है। इसके लिए विस्तृत जानकारी आप गाइडलाइन में देख सकते हैं, या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे इस वर्ष जो काफ़ी अच्छा चीज़ ऐड किया गया है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो त्रासदी चल रही थी पिछले सत्र में, उसमें जो पीड़ित हुए हैं बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया है। उन्हीं में से एक है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम इन केवीएस। कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों को प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत वर्ग की संख्या से ऊपर, अर्थात जो 40 वर्ग सीमा एक कक्षा में जो अधिकतम सीमा होती है बच्चों के नामांकन की, उससे ऊपर इनका नामांकन किया जाएगा और नामांकन की जो सिफारिश है वह संबंधित केंद्रीय विद्यालय जिस जिला अधिकारी के अंतर्गत आता है वहां से उनकी अनुशंसा की जाएगी। जिला के तहत प्रति केवी में, अर्थात एक कई केवी हैं तो प्रत्येक केवी में 10 बच्चे और प्रति कक्षा अधिकतम 2 बच्चे माननीय जिला अधिकारी द्वारा अनुशंसित किए जा सकेंगे। और सबसे खास बात है, आप यदि इस सूचना को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपके आसपास में यदि ऐसी घटनाएं घटी हों किन्हीं के साथ, तो आप ये सूचनाएं उन्हें दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं कि नामांकन में तो लाभ है ही, वैसे बच्चों के लिए भी स्पेशल प्रोविजन किया गया है। साथ ही साथ कक्षा 1 से 12 तक जो ट्यूशन फी, कंप्यूटर फंड, वीवीएन का जो प्रावधान होता है, विद्यालय विकास निधि जो लगती है, उनसे भी छूट प्रदान किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा स्कीम लेके आई है भारत सरकार कि जो बच्चे समस्या से जूझ रहे हैं उनको कुछ निजात मिल पाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आरटीई सीटें एवं प्रावधान। राइट टू एजुकेशन एक्ट काफ़ी वाइड एक्ट है और उसमें से जो काम की चीज़ें हैं, गाइडलाइन में जो चीज़ें दी गई हैं, वो हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। एक सेक्शन में अधिकतम केंद्रीय विद्यालय में जो सीट होता है नामांकन का, वो 40 सीट होता है और आरटीई के तहत 25% सीटें आरक्षित होती हैं, अर्थात 10 सीटें आरटीई के तहत आरक्षित होती है। अब आरटीई में कन्फ्यूजन होता है कि आरटीई में जाएंगे कौन। आरटीई में जो नेबरहुड
मतलब विद्यालय के आसपास के बच्चे जो होते हैं, आसपास का आशय ये होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, अर्बन एरिया, शहरी एरिया, मेट्रो सिटीज़ हैं, वो 5 किलोमीटर रेडियस में जो बच्चे रह रहे हों, मतलब आपका निवास स्थान, अस्थायी निवास स्थान विद्यालय से 5 किलोमीटर के दायरे में। यदि आप मेट्रो सिटी, अर्बन एरिया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रह रहे हैं, तो आप पात्र होंगे। यदि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बिलो पॉवर्टी लेवल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या डिफरेंटली एबल्ड के अंतर्गत आते हैं, अर्थात आपके जो पाल रहे हैं, आपके बच्चे हैं, उन्होंने इन कोटियों के अंतर्गत आवेदन किया है। और यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस में आप लोग ध्यान देंगे कि थोड़ी सी छूट होती है। जो मेट्रो सिटी, अर्बन एरिया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं रहते हैं, अर्थात रूरल एरिया में है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से दूर जो विद्यालय हैं, वहाँ थोड़ी सी छूट दी गई है। वो 8 किलोमीटर रेडियस वाले बच्चे भी हैं, वो यदि उपरोक्त जो प्रावधान है उसके अंतर्गत आते हैं, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और दूरी की जो जांच है, दूरी का जो सर्टिफिकेट है, वो संबंधित केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य द्वारा जांच किया जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप उस श्रेणी में आ रहे हैं तभी अप्लाई करें, अन्यथा आप लाभ से वंचित हो सकते हैं। सेवा श्रेणी से आशय एवं सेवा श्रेणी का क्रम। यहाँ चूंकि केंद्रीय विद्यालय का जो स्थापना किया गया था, जो बच्चे अपने माता पिता के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र के कारण जाते आते थे, उनके सॉर्ट आउट करने के लिए, उनकी समस्याओं को निजात दिलाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी होता है, सबसे प्रथम प्राथमिकता जो होती है, वो सर्विस कैटेगरी 1 की होती है। सर्विस कैटेगरी 1 का अर्थ जो है, आशय जो है, वह है कि केंद्र सरकार के हस्तांतरणीय, गैर हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे एवं पूर्व सैनिकों के बच्चे, मतलब जो ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, और आर्म फोर्सेज के जो, या पहले से जो रिटायर्ड आर्म फोर्सेज के जो बच्चे हैं, परिवार से जो बच्चे हैं, उनको सर्विस कैटेगरी फर्स्ट में रखा गया है। और इसमें साथ ही साथ राष्ट्रीय अधिकारियों के बच्चे भी शामिल होंगे, जो विदेशों से आके यहाँ पे भारत सरकार के निमंत्रण पर या प्रतिनियुक्ति पर या स्थानांतरण पर विदेश सेवा या अन्य सेवाओं में भारत सरकार के सीमा के अंतर्गत अपने सर्विस प्रदान कर रहे हैं, उनको भी सर्विस कैटेगरी 1 का लाभ दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि सर्विस के जो लॉटरी ड्रॉ होता है, सर्विस कैटेगरी 1 में भी जो ट्रांसफरेबल फ्रीक्वेंटली जिनका हुआ होता है, उनको ज़्यादा वरीयता मिलती है। उसके लिए हम लोग फिर अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। अभी देखते हैं हम लोग सर्विस कैटेगरी 2। सर्विस कैटेगरी 2 में जो स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, भारत सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान के हस्तांतरणीय और गैर हस्तांतरणीय कर्मचारियों के जो बच्चे होते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो सर्विस ऐसे ही सर्विस कैटेगरी 3 में राज्य सरकार के हस्तांतरणीय और गैर हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे आते हैं। ये सीक्वेंस होता है। सर्विस कैटेगरी 1 में यदि बच्चे फुलफिल हो जाते हैं, सर्विस कैटेगरी 2 की तरफ मूवमेंट नहीं होता है। अपवाद के तौर पे आरटी की सीटें और एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, जो सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो संरक्षित सीटें हैं, स्पेशल प्रोविजन है उनके लिए, उनको छोड़ के यदि सर्विस कैटेगरी 1 की से ही बच्चे फुलफिल हो जाते हैं, तो सर्विस कैटेगरी 2 में नहीं जाया जाता है। सर्विस कैटेगरी 2 से अगर फुलफिल हो जाता है, सर्विस कैटेगरी 3 में नहीं जाया जाता है। आमतौर पे सर्विस कैटेगरी 1 के बाद सर्विस कैटेगरी 2 तक मौका मिल जाता है बहुत सारे विद्यालय में, जो सिविल सेक्टर में होते हैं। सर्विस कैटेगरी 3 में वैसे स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी मौका मिल जाता है। सर्विस कैटेगरी 4 में भी मौका मिलता है। आप जिस विद्यालय में अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ देखते हैं सर्विस कैटेगरी 4 से आशय क्या होता है। जो स्वायत्त निकाय होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, यहाँ राज्य सरकार के उच्च शिक्षा संस्थान के हस्तांतरणीय और गैर हस्तांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे। तो आप देख पा रहे होंगे कि सर्विस कैटेगरी 2 और सर्विस कैटेगरी 4 में केवल जो डिफरेंस है, सर्विस कैटेगरी 2 जो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, और सर्विस कैटेगरी 4 के स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। तो 1 2 सेंट्रल गवर्नमेंट और 3 4 स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है। यदि वैसे माता पिता, जो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता सरकारी सेवा में हैं, उनके वेटेज के लिए। और इन 4 कैटेगरियों को छोड़ के सर्विस कैटेगरी 5 में वो सारे बच्चे आते हैं जो ऊपर दिए गए सर्विस कैटेगरी 1 से 4 के अंतर्गत नहीं आते हैं। यहाँ
फॉर्म भरते समय जब ओला पोर्टल आप लोग खोलेंगे तो कई बार आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि विदेशी नागरिकों को बच्चों सहित किसी भी अन्य श्रेणी के बच्चे जो अपने काम के कारण या किसी व्यक्तिगत कारणों से भारत में स्थित हैं। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, चूँकि यहाँ भारत जो है वह उसके आस-पास के कई सारे देशों से लोग यहाँ काम करने आते हैं और कई देश जो हैं जैसे नेपाल है, भूटान है, वहाँ से वीज़ा रहित लोग यहाँ पे आके बसते हैं। तो उनके लिए भी अप्लाई करने का प्रावधान है, वो भी सर्विस कैटेगरी 5 में आते हैं। हाँ, यदि यहाँ के जो नागरिक हैं उनसे सीट बचती है, तो सर्विस कैटेगरी 5 में वैसे विदेशी अभिभावकों के बच्चे जो अपने काम के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए भारत में रह रहे हैं, उन पे विचार किया जाता है। तो कैटेगरी 5 वेरी क्लियर है कि जो भी सर्विस कैटेगरी 1, 2, 3, 4 में नहीं आ रहे होंगे, वो सर्विस कैटेगरी 5 का चयन करें। इसमें ध्यान देने की चीज़ है, आप जो सर्विस कैटेगरी जो भरते हैं, वह आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम किस श्रेणी में आते हैं। गलत होने पे आपको हानि भी हो सकती है। तो ये एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे और देखेंगे कुछ स्पेशल प्रोविज़न किया गया। उस स्पेशल प्रोविज़न में से हम लोग अब अगली चर्चा जो कर रहे हैं वह एमपी कोटा अर्थात सांसद कोटा के बारे में चर्चा करेंगे। केंद्रीय विद्यालय में इसका क्या प्रावधान है। आप जिस संसदीय क्षेत्र में रहते हैं उस संसदीय क्षेत्र के जो सांसद होते हैं उनका एक विशेष कोटा होता है। प्रत्येक माननीय सांसद जो होते हैं एक शैक्षणिक वर्ष में अर्थात एक एकेडमिक ईयर में 10 बच्चों को अपने कोटा से अनुशंसित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की चीज़ है कि वे उन्हीं बच्चों को अनुशंसित करेंगे, नाम लिखवाने की सिफारिश करेंगे शिक्षा मंत्रालय से जिनके माता-पिता उनके संसदीय क्षेत्र में रह रहे हैं। थोड़ा-सा अपवाद है यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति आके वहाँ बसा हुआ हो और निर्वाचन क्षेत्र में लंबे समय से प्रवास कर रहा हो तो भी उनका अनुशंसा वे कर सकते हैं। एमपी जो है 2 तरीके के होते हैं, एक लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए जो अनुशंसा करेंगे, अगर कई सारा जो डिस्ट्रिक्ट है, कई सारा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो आप अपने जो सांसद होंगे उनसे अपने बच्चे का अनुमोदन पास के संसदीय क्षेत्र में जो केंद्रीय विद्यालय है, वहाँ पे आप करा सकते हैं। आपको वहाँ लाभ मिलेगा। वे इन सिफारिश को निकटवर्ती निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय में कर सकते हैं। राज्यसभा के लिए जो जिस क्षेत्र से वे निर्वाचित होते हैं वही उनका क्षेत्र माना जाता है और इस प्रकार 10 जो सीटें अनुशंसित की जाती हैं राज्यसभा और लोकसभा सांसद द्वारा, उसमें ध्यान देने वाली जो चीज़ें हैं ये अनुशंसा केवल किया जाता है। उम्र की गणना, जो रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स है जिसकी हम लोग चर्चा अलग से वीडियो में करेंगे कि क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट रेडी रखने चाहिए नामांकन के समय। आवेदन के समय तो आपको डेट ऑफ बर्थ क्लास 1 के लिए और जो आप सेवा श्रेणी में आ रहे हैं वो सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा। नामांकन के समय क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे केवल आप ध्यान रखें कि ये केवल अनुशंसा करते हैं। नामांकन के लिए आपके पास रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आवश्यक चीज़ें होनी चाहिए। गाइडलाइन में वो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और सबसे मेजर जो कन्फ्यूजन होता है, चूँकि भारत का एक नामी-गिरामी संस्थान है केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो कई सारे लोग अपेक्षा करते हैं जो सुदूर क्षेत्र के हैं, अन्य विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालय या संगठनों से इसकी तुलना करते हैं, सैनिक स्कूल जैसे संगठनों से इसकी तुलना करते हैं कि यहाँ भी छात्रावास की सुविधा होगी। तो स्पष्ट है कि केंद्रीय विद्यालय में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। हाँ, अपवाद स्वरूप कुछ एक छात्रावास सेंटर जो होते हैं वो चलते हैं, लेकिन वो आम लोगों के लिए नहीं होते हैं। केवल वैसे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए होते हैं जिनकी पोस्टिंग भारत से बाहर होती है और वो जहाँ पोस्टेड होते हैं वहाँ अच्छे एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं होने के कारण या फैमिली नहीं रखने के कारण वे भारत में अपने बच्चे को रखना चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, तो उनके लिए भारत सरकार जो है छात्रावास और हॉस्टल फैसिलिटी की व्यवस्था करती है। आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो इसमें प्रामाणिकता हो वो 100% बनी रहे। फिर भी यदि कोई त्रुटि हो या कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखें और बहुत बहुत धन्यवाद।